हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5th। इस चैप्टर में आज हम करेंगे फ्रॉम अ जनपद टू द एम्पायर। देयर इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जनपद से हम साम्राज्य की ओर कैसे जाएंगे। तो इस विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई के हों, चाहे एनआईएस के हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा अगर उनके सिलेबस में जनपद से साम्राज्य की ओर जो है टॉपिक रहेगा तो। ठीक है, लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारे समक्ष आता है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, अशोक और उसका धम्म। देखिए, धम्म क्या था, अशोक ने धम्म का निर्माण क्यों करवाया, तो ये बहुत बड़ी जो है यहाँ प्रश्न उठाता है। देखा जाए तो कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को हत्या करके जो है राजगद्दी पे बैठा था, लेकिन ये जो है बुद्ध धर्म के ग्रंथ के अंतर्गत है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन कहते हैं जब इसने कलिंग की युद्ध लड़ाई किया था तो इसमें बहुत जो है नरसंहार हुआ था, और नरसंहार होने के कारण जो है इसका मन जो है बिल्कुल ही उब सा गया था, और वो कभी भी हत्या और खून के जो है नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसने सदैव के लिए बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म को प्रचार करना शुरू कर दिया। और कहते हैं बौद्ध धर्म के जो प्रचार करने में उसने वर्डिंग का यूज़ किया वो धम्म था। तो यही बात यहाँ पर भी आता है कि अशोक को भारतीय इतिहास में एक महानतम शासक माना जाता है, और उसकी प्रशंसा उसकी सैनिक गतिविधियों की तुलना में उसकी धम्म से संबंधित नीतियों के लिए भी की जाती है। कुछ विद्वानों के मतानुसार जो है अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और उसने धम्म के जरिए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार का प्रयास भी किया, परंतु उसमें कोई सच्चाई दिखाई नहीं देती है, क्योंकि धम्म का जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का कुछ लेना देना ही नहीं था। यह तो एक आचार संहिता था, आदर्श सामाजिक व्यवहार था, जो विश्व के सभी धर्मों के समान रूप से मिलता है, और जिसका अपनाने के लिए उसने अपनी प्रजा से अनुरोध भी किया था। यद्यपि स्वयं अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु उसने कभी भी किन्हीं अन्य मतों और धर्मों के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं किया था। अशोक जो है कालीन जो है शिलालेखों के गहन अध्ययन से पता चलता है कि धर्म की मूल विशेषताएं में शामिल थी, और करुणा, दया, दान, दक्षिणा, सच्चाई, पवित्रता और अच्छे व्यवहार इसके अंतर्गत था। स्तंभ के शिलालेखों से जो है 3 में लोगों में हिंसा पर नियंत्रण, अत्याचार, क्रोध और ईर्ष्या पर नियंत्रण पाने के अनुरोध भी किया गया था। चट्टानों पर खुदे शिलालेख 1 में लोगों को पशु वध पर जो है पाबंदी और समाज की तरह के जो है समाजी सम्मेलन पर रोक लगाई गई थी। चट्टान के शिलालेख 2 पर यह घोषित किया गया कि जो है अस्पताल, सड़कें, सराय और कुएं के निर्माण और छायादार पेड़ लगाने के उपाय किए जाएं। चट्टानों पर खुदे 3, 4 और 12वें अभिलेखों में लोगों से यह कहा गया कि माता पिता, संबंधी, ब्राह्मणों और श्रम यानी भिक्षुकों का सम्मान करें। उसने अपने राज्य में धम्म महाभाग नामक विशिष्ट प्रकार के काम करने वाले को भी नियुक्त किया गया था। उनका मुख्य काम था इसका निरीक्षण, धम्म के सिद्धांतों पर शांतिपूर्ण रूप से पालन हो रहा है कि नहीं, इसका जांच परख करना। 21वें शिलालेख का अभिलेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसमें कहा गया कि राजा जो है प्रियदर्शी, ईश्वर का प्रिय है, और सभी संप्रदायों का सम्मान करता है, चाहे वो सन्यासी हो या गृहस्थ हो, चाहे उन्हें विविध प्रकार के उपहार और सम्मान देकर उनका आदर करता है,
और चाहे वह किसी भी अन्य धर्म का अनुयायी हो, हर अवसर पर उसका भी सम्मान होना चाहिए। ये धर्म का विशेष गुण था। अशोक लोगों को जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाने का सदैव प्रयास करता रहता था, परंतु सोचने की बात यह है कि उसने नीति पर अधिक बल क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसने अधिक बल इस पर नहीं दिया, क्योंकि उसको मानना था कि हमें स्वयं इच्छा से जो है किसी धर्म को अपनाना चाहिए, ज़बरदस्ती धर्म को अपनाया नहीं जा सकता। इतिहासकार मानते हैं कि अशोक के शासन का आधा समय बीतते बीतते साम्राज्य का विस्तार लगभग पूरा हो चुका था, और यह ऐसा साम्राज्य था जिसमें विभिन्न विभिन्न संस्कृति, सामाजिक और धार्मिक समूह विद्यमान थे। इन मतभेदों के फूट से पैदा हुए राजनीति तनाव से जो है साम्राज्य को बचाने के लिए उसके हित में दो रास्ते हो सकते थे। एक तो यह कि वह संघर्ष के समाधान के लिए अपने सैनिक बल में वृद्धि करता, जिसके लिए संभवतः उसे करों में और अधिक वृद्धि करनी पड़ती, और करों में वृद्धि करने का मतलब था कि किसानों के अपने खिलाफ कर लेना। इससे से और अधिक लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता था। और दूसरा विकल्प था कि विभिन्न मतभेदों वाले समूह में परस्पर जो है सद्भाव और सहृदयता उत्पन्न करके एकता पैदा की जाए, जिससे उसकी आपसी लड़ाई खत्म करने का शांतिपूर्ण समाधान खोजा जाए। अशोक ने अपने साम्राज्य में सामंजस्य और शांति स्थापना के लिए दूसरे विकल्प का चुनाव किया। अंततः भारतीय इतिहास में अशोक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वह पहला ऐसा शासक था जिसने बौद्ध युद्ध और आक्रमण के स्थान पर शांति की नीति की शुरुआत किया, जो कि इसके धम्म में इस बात का जो है व्याख्या मिलती है। तो आप समझ सकते हो कि अशोक जो था बहुत महान शासक होते हुए भी बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी भी था। उसके पश्चात आता है मौर्य का पतन। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पतन हुआ किन कारणों से हुआ, आखिर इसका कारण क्या बना? क्या इसका कारण अशोक बना, या बिंदुसार बना, या चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं ही बना? तो ये जब हम पढ़ेंगे जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य का पतन किसका कारण कौन था, तो समझ में आएगा। देखिए, मौर्य के पास एक विशाल सेना और एक बड़ा शासन तंत्र था, और उन्हें भारतीय उपमहाद्वीपों को एक बहुत बड़े भूभाग पर शासन किया। परंतु अशोक की मृत्यु के पश्चात शीघ्र ही साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। पूर्वी भाग को जो है साम्राज्य का नियंत्रण राजा दशरथ के हाथों में, और पश्चिम भाग जो है संप्रदत्ति के अधीन था। इसे बड़े ही साम्राज्य का पतन इतनी जल्दी कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर उठ खड़ा हुआ है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रभाव में आने के बाद अशोक जो था शांति प्रिय बन गया था, और उसने अपनी सेना को दुर्बल बना दिया था। यानी देखा जाए तो अशोक के जो था बौद्ध धर्म अपनाने के कारण उसने सेना पर जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उसका सेना जो था बहुत ही दुर्बल बन गया था। यह भी कहा जाता है कि अशोक की धार्मिक नीति ने ब्राह्मणों को उसकी विरोध बना दिया था, क्योंकि अशोक ने पशु बलि पर रोक लगा दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति और धार्मिक क्रियाकलाप पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा था। इसलिए जो है पुष्यमित्र जो ब्राह्मण सेनापति था ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर दी थी। ये आपको पहले ही बताया गया है कि जो पुष्यमित्र था उसने अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर दी थी, परंतु इसके सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि अशोक कालीन शिलालेखों से पता चलता है कि अशोक ब्राह्मणों को पूरा सम्मान देता था। यानी उसको जो है ब्राह्मणों को पूरा ही जो सम्मान देता था, उसको हर समय जो है सम्मान के नज़रियों से देखा जाता था। इसके अतिरिक्त सच यह है कि अशोक ने शांति और सामंजस्य की नीति को अपनाया, परंतु अपने सैन्य बल को समाप्त नहीं किया था, और किसी भी आक्रमण का मुकाबला के लिए हमेशा वो तरपते रहता था, सदैव ही तैयार रहता था। यानी सैनिक को पूरी तरह से उसने नष्ट नहीं किया था। बेशक सत्य और कर्म के निष्ठ पे चलने लगा था, लेकिन फिर भी जो है उसने सेना का जो है मनोबल हमेशा बढ़ाता रहता था। पतन का एक मुख्य कारण शायद यह हो सकता है कि मौर्य वंश का शासन दुर्बल उत्तराधिकारी राजाओं के मिल गया था। तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि कोई भी शासन का अंत जो हुआ यही होता है कि दुर्बल जो है उत्तराधिकारी होने के कारण जो है कोई भी राज्य का पतन हो जाना सुनिश्चित होता है। ये शायद दूर दराज क्षेत्रों के उन अधिकारियों पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाए जो अत्याचारी बन चुके थे और केंद्र के हितों के विरुद्ध काम कर रहे थे। यह भी संभव है कि मौर्य साम्राज्य के किसी प्रकार के आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा होगा। उस काल के कुछ सिक्कों के मूल्य कम होने से इस बात का पता चलता है कि यह संकट शायद अत्यधिक दान दक्षिणा अथवा समाहित प्रशासनिक प्रणाली पर अधिक खर्च किए जाने से भी आने की संभावना हो सकता है।
असल में पतन का कारण था इतने विस्तृत साम्राज्य के केंद्रीय ढांचों का जो है वंश के आधार पर चला जाने वाला रूप, यानी वंश के आधार पर चलाए जाने रूप के कारण ही इस साम्राज्य का पतन होने का सबसे बड़ा कारण था। अशोक के उत्तराधिकारी साम्राज्य के केंद्रीय और विभिन्न प्रदेशों के राज्य सुबेरों के बीच परस्पर संतुलन बनाए रखने में असफल रहे और पहला संभावित मौका मिलते ही उन्होंने खुद को केंद्र के पृथक करने का प्रयास किया। यानी जो व्यक्ति पहले राज्य के अधीन थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उत्तराधिकारी बहुत दुर्बल थे और वो अधिक प्रयास भी नहीं किया गया। फिर भी हम कह सकते हैं कि यद्यपि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, परंतु इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कृषि और लोहे तकनीकों के प्रसार में इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा और इसके परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य के उपरांत अनेक क्षेत्रीय राजाओं को पनपने का अवसर भी मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मौर्य साम्राज्य का विस्तृत साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। देखा जाए तो पूरे भारत में जो है मौर्य साम्राज्य का जो है साम्राज्य फैला हुआ था और ये यहीं तक नहीं फैला हुआ था, और भी क्षेत्रों में ये फैला हुआ था। देखिए भारत के निचले स्तर पर भी काफ़ी क्षेत्रों में जो है मौर्य साम्राज्य का बोलबाला था। यानी देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य उस समकालीन के अंतर्गत बहुत ही विस्तृत साम्राज्य था और इसका दबदबा हर एक क्षेत्र में देखने को मिलता है, जो मैप जो है बताने के लिए पर्याप्त है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है टॉपिक मौर्य शासन के अधीन भारत। देखिए मौर्य साम्राज्य के अधीन जब भारत गया तो इसकी अपनी एक विशेषता थी। कहते हैं धनानंद जो था बहुत क्रूर राजा था और वो जो था प्रजा में जो है अशांत राजा के रूप में जाना जाता था। तो मौर्य ने इसका फायदा उठाया और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हरा के अपना राज्य की स्थापना किया। मौर्य ने शासन की बहुत ही बेहतर पद्धति स्थापित किया, जिसमें राजा की मुख्य भूमिका थी और एक मंत्री परिषद जिसकी सहायता करती थी, परंतु शासन से संबंधित सभी मामले जैसे लगान, कानून और व्यवस्था, युद्ध अथवा किसी भी संबंधी विषय में अंतिम निर्णय स्वयं ही राजा ही लेता था। इससे आशा की जाती थी कि वह बहुत ही कुशल हो और वह हर समय उसके प्रशासन अधिकारियों की पहुंच उस तक बनी रहे। अपने शिलालेखों के एक अभिलेख में उनके द्वारा एक घोषणा की गई कि सामान्य जनता कोई भी व्यक्ति किसी भी समय उससे मिल सकता था। उसने यह भी घोषणा किया था कि उसकी संपूर्ण प्रजा उसकी संतान के समान है और वह उस सभी की सुख समृद्धि की कामना करता था, और न सिर्फ इस संसार में बल्कि मृत्यु के उपरांत दूसरे लोक में भी। राजा ने मंत्रियों की एक जो है परिषद बनाई थी, जिसमें मंत्री परिषद कहते थे, और अन्य अनेक अधिकारी थे जो उसे अपने कर्तव्य के निभाने में उसकी सहायता किया करते थे, और इस अधिकारियों को जो है अमात्य, महामात्र और जो है अध्यक्ष कहकर जो है बुलाते थे। और शास्त्र में जो है 27 ऐसे अध्यक्ष अथवा जो अधिकारियों की सूची दी गई है जिनका दायित्व था कि विभिन्न आर्थिक विभागों जैसे कृषि, खनने यानी बुनकर और व्यापारी भागों को संचालित की देख रेख करें। इस सब कार्यकारी कर्मचारियों में जो है समावर्त का पद सबसे महत्वपूर्ण था और इसकी जिम्मेदारी थी कि सभी प्रकार के स्रोतों से किए जाने वाले कर संग्रह की निगरानी करना पड़ता था। ऊपर उल्लिखित अधिकांश जो अध्यक्ष उसे आदेश पर कार्य करते थे। मौर्य ने बहुत ही बड़ी संख्या में सैनिकों की भी नियुक्ति किया हुआ था। मौर्य के पास एक बहुत ही विशाल सेना थी और ईरानी लेखक जलिस्टन के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और जो है 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। तो आप समझ सकते हो कि उसकी सैनिक जो थी बहुत ही विस्तृत थी। यद्यपि ऐसा लगता है कि यह संख्या बहुत बड़ा चढ़ा कर लिखी गई है, परंतु मौर्य के पास एक विशाल सेना थी, इस बात की सच्चाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैगनीज ने लिखा है कि किसी भी सेना की विभिन्न शाखाओं की प्रशासनिक कार्य की पूर्ति प्रत्येक में 5 सदस्यों की सदस्यता से संगठित 5 समिति द्वारा की जाती थी। किलों की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व जिसे दिया जाता था उसे हम अंतपाल कहते थे। जहाँ तक न्यायिक शासन का संबंध है, राजा जो है सर्वोच्च प्राधिकारी था, परंतु गांवों और प्रदेशों के स्तर पर अनेक दीवानी और आपराधिक अदालतें काम करती थी। ऐसा लगता था कि शायद अधिकांश मामलों का निपटारा गांव के बुजुर्गों के स्तर पर ही हो जाता था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के अतिरिक्त संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के 4 अन्य प्रदेश में बांट दिया गया था, जिनकी राजधानियां थी तक्षशिला उत्तर पश्चिमी भारत, सुवर्णगिरी दक्षिण भारत, तोशाली पूर्वी भारत और उज्जैन
पश्चिमी भारत, यानी इसको 4 भागों में विभक्त कर दिया गया था। इसका जो है नियंत्रण शाही राजकुमारों के नियंत्रण में रखा गया था, जिन्हें कुमार कहते थे। मैगजीन के अनुसार पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन का संचालन 5-5 सदस्यों की जो है 6 समितियां करती थी। प्रत्येक समिति को अलग अलग विषय का जो है काम सौंप दिया गया था, जैसे उद्योग, विदेशी जन्म और मृत्यु पंजीकरण, व्यापार और बाजार की संचालन व्यवस्था और कर संग्रह। फिर भी यह सफल संकेत नहीं मिलता है कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीपों में इसी प्रकार की जो है नगर प्रशासन चला था या नहीं। ऐसा लगता है कि केंद्रीय प्रांत मगध का प्रशासन सीधे ही राजा की कड़ी निगरानी के अधीन संचालित होती थी और अन्य दूर दराज के क्षेत्रों पर अलग अलग सतर का प्रशासनिक नियंत्रण होता था। यानी हर क्षेत्र में देखा जाए तो प्रशासनिक नियंत्रण था और सभी जो थे राजकुमार के अंतर्गत सभी राज्यों को रखा गया था और इसको 4 भागों में विभक्त कर दिया गया था। किसमें? तक्षशिला, सूर्यगिरी और तोशाली और उज्जैन, ये 4 भागों में इसको विभक्त कर देना ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है कुशल शासक होने का परिचालक दिया है। उसके पश्चात आता है अर्थव्यवस्था, समाज और कला। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि मौर्य के पास बड़ी स्थानीय सेना थी और बहुत बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों की व्यवस्था भी की गई थी। इस सैनिकों और कर्मचारियों को नगद भुगतान किया जाता था, क्योंकि राज्य के सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य करों के पर्याप्त नहीं समझा जाता था। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो संसाधन पैदा करने के लिए अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ भी चलाई जाती थी। इस काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि। मौर्य शासकों ने परती यानी खाली भूमि को खेती बाड़ी के उपयोग में लाने के लिए नए कृषि आधारित स्थलों का निर्माण कराया। खेतों में काम करने के लिए अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों से लोगों और युद्धबंदियों को यहाँ लाकर बसाया गया और इस गांव का जो है स्वामित्व राजा के पास ही था। जो भी कर्मचारी इसके देखभाल करते थे उन्हें जो है सीताध्यक्ष अथवा कृषि अधीक्षक कहा कहते थे। शासकीय कृषि क्षेत्रों में धर्मों के अतिरिक्त निजी भूस्वामी भी थे, जो राज्य के अनेक प्रकार के कर दिया करते थे। सिंचाई के महत्व को सभी जो है भली भांति जानते थे और चिन्हित भूमि के लिए किसानों को अधिक कर देना भी पड़ता था। बलि और भूमि कर लगान का मुख्य अंग था, जो कुल उत्पादन के 6 भागों के बराबर मात्रा की दर से देना होता था। किसानों को और भी अनेक करों का भुगतान करना पड़ता था, जैसे पिंडक, हिरण्य, भाग और भोग इत्यादि। ये सब जो था एक तरह का कर था। पिंडक, हिरण्य, भाग, भोग, ये सारे कर थे जिसका भुगतान प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता था। इसकी सही प्रकृति के संबंध में विशेष जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी प्रमुख फसलों में विविध प्रकार की चीज़ें भी, जैसे अनेक किस्म की चावल, जौ, जई, बाजरा, गेहूँ, चना और अनेक प्रकार की दालें, मटर, तिलहन, तेल देने वाली फसलें, जिन्हें हम आज इन्हीं रूपों में पहचानते भी हैं। मौर्य शासन काल में व्यापार और अर्थव्यवस्था को बहुत ही काफ़ी बढ़ावा मिला था और इससे साम्राज्य के लगभग सभी भागों पर अपना प्रभाव छोड़ा था। कहते हैं वस्तु उत्पादन के मुख्य केंद्र थे और वाराणसी, मथुरा और बंगाल, गंधार और उज्जैन, ये सारे के सारे जो थे उत्पादन का मुख्य केंद्र थे। खनन और धातु क्रम एक महत्वपूर्ण जो है आर्थिक गतिविधियां थी। व्यापार का संचालन भू मार्गों और जल मार्गों की तरह से होता था। पाटलिपुत्र अनेक व्यापारिक मार्गों के जरिए इस उपमहाद्वीपों के सभी भागों से जुड़ा हुआ करता था। उत्तरी पश्चिम में सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था तक्षशिला। तक्षशिला जो था सबसे जो है व्यापारिक केंद्र के रूप में देखा जा सकता है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जो आगे मध्य एशिया बाजारों से जुड़ा हुआ था। पूर्व में तम्रलिप्पी यानी पश्चिम बंगाल में तमलुक और पश्चिम जो है भरोच बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। कहते हैं शिल्प कार्य भी शासन की आय के बहुत बड़े स्रोत के रूप में देखा जाता था। शहरों में रहने वाले कारीगरों को जो है नगद राशि या अन्य किसी चीज़ों या राजा के लिए निःशुल्क कार्य करके जो है कर चुकाना पड़ता था। व्यापारियों और कारीगरों को संगठनों के रूप में व्यवस्थित भी किया जाता था, जिन्हें श्रेणियों या जो गिल्ड्स कहा जाता था। इस उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर लोहे का प्रयोग शुरू करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है और लोहे के उत्पादन में मौर्य एक छत्र अधिकार था, क्योंकि सेना, व्यापार और खेती बाड़ी को क्षेत्रों में लोहे की अधिक मांग रहती थी और यह सारा कारोबार लोह अध्यक्ष नामक शाही कर्मचारी की निगरानी में हुआ करता था।
यहाँ तक कि समाज का संबंध जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म द्वारा चुनौती दी जाने वाले के बावजूद वर्ण व्यवस्था अभी भी मौजूद थी और समाज श्रेणी क्रम में ब्राह्मण और क्षत्रिय भी अभी भी सर्वोच्च स्थान पर ही थे। परंतु अधिकाधिक व्यापार और वाणिज्य के परिणाम स्वरूप वैश्यों का व्यापार करने वाली जाति और क्षुद्रों के समाज स्तर में भी सुधार हुआ था। क्षुद्रों को अब जो है कृषि और शिल्पकारों के कामों में शामिल किया जा सकता था और इस काल में जो है अछूतों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि देखने में आई थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। मौर्य काल ने प्राचीन भारतीय कला और वास्तुशिल्प के प्राचीनतम नमूने भारत को उपलब्ध कराए थे और मैगनीज ने पाटलिपुत्र में बने महल की भव्यता का जो है विस्तृत विवरण भी किया था। कहते हैं पटना के पास जो कुम्हलारा में इस महल के कुछ अवशेष भी हमें मिले हैं और इस काल में विकसित हुए पत्थर की मूर्ति बनाने कला को भी बहुत ही श्रेष्ठ नमूने रामपुरम जो है लौरिया और नंदगढ़ और जो सारनाथ के अशोक स्तंभों के रूप में से प्राप्त हुए हैं। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी बनारस के पास स्थित सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये सभी स्तंभ जो है गोलाकार और एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए थे और रेतीले पत्थर से बने थे और उत्तर प्रदेश में जो है मिर्ज़ापुर के नज़दीक चुनार नामक स्थान पर मिले हैं। मौर्य काल के स्तंभ जो संबंध कुछ चट्टानों से कटाई करके बनाए गए वस्तु शिल्प के नमूने भी हैं, जैसे गाय के पास जो है बाराबारा पहाड़ी में बनी जो है लोमस ऋषि गुफा भी हमें मिले हैं। इस काल से संबंधित अनेक पत्थर और मिट्टी के बने मूर्ति जो शिल्प के नमूने पॉलिश किए गए थे पत्थरों की बनी जो दीदारंज दक्ष के रूप में जानी जाती है। आप यह डायग्राम देख के भी समझ सकते हो कि भारत का जो स्तंभ बनाई गई है यह अशोक स्तंभ से ही लिया गया है, यानी भारत के जो है राष्ट्रता का चिन्ह यहाँ पर दर्शाया गया है और ये सारे क्षेत्र जो है अशोक के समय बनाई गई एक नमूना था जो कि बहुत काफ़ी विस्तृत और बहुत ही जरूरी था। बरबरा की पहाड़ी में बना हुआ गुफा भी आपको नज़र आ रहा होगा जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसकी सुंदरता देखने योग्य है। कहते हैं ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था जो कि अशोका के द्वारा बनाया गया जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बनाए गए स्तंभों में से एक था। तो ये सारे चित्र जो थे महत्वपूर्ण थे और ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ हम जानते हैं। कहते हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था मौर्य अशोक के जो है वंशज के बारे में, ठीक है, यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में ये विस्तृत जानकारी थी जिसमें हर एक पहलू पर हमने चर्चा किया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अगला चैप्टर और भी इम्पोर्टेंट है तो उसको देखना नहीं भूलना और दूसरी बात नहीं भूलना है कि जितना हो सके शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करके जो है चैनल को सेव भी करना है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।